एवरीवन, वेलकम टू द फार्मेसी इंडिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फार्मेसी इंडिया स्टार्ट कर चुका है फार्मासिस्ट मैराथन सीरीज। ये सीरीज जो है ये है आपकी फार्मासिस्ट एग्जाम क्रैक करने के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल एग्जाम हो या वो सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, सभी तरह के फार्मासिस्ट एग्जाम में ये सीरीज आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, फार्माकोग्नोसी है, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का आप देखोगे इसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर क्लासेस मिलेंगे जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिनकी हेल्प से आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो फार्मासिस्ट एग्जाम की। सो आज की जो हमारी क्लास होगी वो है 14th क्लास, और हम जिसके अंदर जो हमारा टॉपिक होगा वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो इसके अंदर हम अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके चांसेस हैं कि वो आगे आपके कमिंग एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज का लेक्चर। सो जो फर्स्ट आपका एमसीक्यू है वो आप देख सकते हो। द फर्स्ट एमसीक्यू इज कोरेक्स अ कफ फॉर्मुलेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ। सो यहाँ पे देखो कोरेक्स पूछा हुआ है, एक ये कफ सिरप है आपकी, तो ये पूछा गया है कि किसका प्रोडक्ट है। ठीक है, नीचे कुछ आपको फार्मास्यूटिकल कंपनीज दे रखी हैं जिनमें से आपको बताना है कि कौन मैन्युफैक्चर करती है कोरेक्स सिरप। ऑप्शन ए है फाइजर, ऑप्शन 2 है नोवार्टिस, ऑप्शन आपका सी है सिप्ला एंड देन जीएसके। सो इसके अंदर आपको बताना है कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो कौन सी है। सो फ्रेंड्स, जो ये कोरेक्स होता है, कोरेक्स कफ सिरप होती है, इट इज़ बेसिकली यूज टू ट्रीट द ड्राई कफ के लिए होती है। एंड इसकी जो कंपोजिशन होती है उसके अंदर बेसिकली प्रेजेंट होता है आपका डेक्स्ट्रोमिथासोन, ओके, विच इज़ एन एंटीटसिव एजेंट। ओके, सो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पूछी गई है तो इसका आंसर होगा आपका फाइजर। फाइजर प्रिपेयर्स कोरेक्स कफ सिरप। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स का फंक्शन क्या है। सो ऑप्शन ए है गैस एक्सचेंज में, ऑप्शन बी है सीक्रेट म्यूकस टू ट्रैप फॉरेन बॉडी, ऑप्शन सी है मूव फॉरेन डेब्रिस आउट ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, और टर्शरी लेवल ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गॉबलेट सेल्स क्या होते हैं और ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। सो गॉबलेट सेल्स जो होते हैं, देखो जब भी आपका जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो आपका नोज से स्टार्ट होता है, फिर उसका आपका एंटर करता है फेरिक्स होता है, देन आपका लैरिक्स है, एंड देन आफ्टर दैट स्टार्ट्स इन ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद आपका आता है ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूरी लाइनिंग है, जो ल्यूमेन है, ये क्या होता है, यहाँ पे जो ये वॉल है इसकी, ये 4 लेयर से मिलके बना होता है। ठीक है, पहली लेयर आपकी होगी जो इंटरमोस्ट लेयर है ल्यूमेन के कनेक्ट में, दैट इज म्यूकस, फिर सब म्यूकोसा होगी। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है आपकी, म्यूकस लेयर होती है, वहां पे प्रेजेंट होते हैं आपके गॉबलेट सेल्स। ओके, गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं, जो आपकी सब म्यूकोसा लेयर होती है, यानी कि म्यूकोसा के अंदर वाली जो लेयर होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं आपकी ग्लैंड्स। ठीक है, सो उन ग्लैंड से सिक्रीशन जो होता है वो किसके थ्रू वहां पे आता है, ट्रैकिया ब्रोंकिया जो ल्यूमेन होता है उसमें किसके थ्रू आता है, बाय द गॉबलेट सेल्स। सो गॉबलेट सेल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं म्यूकस। सो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, गॉबलेट सेल्स सिक्रीट म्यूकस टू हेल्प टू ट्रैप द फॉरेन बॉडी। क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे गॉबलेट सेल्स के बारे में एक छोटा सा यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है डिटेल। They are the specialized cells found in the respiratory tract and other mucous membranes. ठीक है, respiratory tract में भी और other mucous membrane जहाँ पे होगी वहाँ पे present होंगे। Their main function is to secrete mucus, a sticky substance that helps to trap or remove the foreign particles such as dust, bacteria and other pathogens. This mucus acts as a protective barrier, preventing these particles from entering further into the respiratory system and causing harm. Clear? Therefore, the function of a goblet cell is to secrete the mucus to trap foreign bodies and maintain the health of the respiratory system. I hope this is clear to you what are goblet cells. So now let's move on to the next question. Our third question is, all of the following are classified as the upper respiratory tract except. अब देखो आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका नेजल पैसेज से स्टार्ट होता है। ठीक है, नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, उसके बाद आता है आपका फेरिक्स आता है। ठीक है, नेजोफेरिक्स, फेरिक्स, फिर लैरिक्स, उसके बाद आता है आपका ट्रैकिया, उसके बाद आता है ब्रोंकाई। ठीक है, चलो मैं एक बार आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ तो आपको ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका
नेजोफेरिक्स, ठीक है, नोस्ट्रिल से स्टार्ट हुआ। यहाँ पे फिर है आपका ये फेरिक्स आ गया आपका यहाँ पे ठीक है। देन लैरिक्स, दैट इज द वॉइस बॉक्स। आफ्टर दैट इट इज ट्रैकिया, ठीक है। फेरिक्स आपकी स्टार्ट हो जाती है कार्टिलेज रिंग्स, जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ट्रैकिया के बाद आपका आता है ब्रोंकाई, ठीक है, ये रहे आपके ब्रोंकाई। अब ये क्या है आपके प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई फिर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं किसमें, सेकेंडरी ब्रोंकाई में। ये है आपके सेकेंडरी ब्रोंकाई डिस्ट्रीब्यूट होंगे किसमें, टर्शरी ब्रोंकाई में, ठीक है। और टर्शरी ब्रोंकाई क्या होंगे, एंड होंगे आपके टर्मिनल ब्रोंकाई में, ठीक है। फिर आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई आता है, एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई के बाद आपका क्या आता है, एल्वियोलीज आती है, ठीक है, एट द एंड। सो ये है आपका कंप्लीट रेस्पिरेटरी ट्री है एक तरह से। तो इसके अंदर से जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, दो तरह में डिवाइड है आपका, अपर एंड लोअर। सो अपर में आपका आता है नेजोफेरिक्स, फेरिक्स एंड लैरिक्स, ठीक है। ये आता है आपका यहाँ तक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। और ट्रैकिया, ब्रोंकाई, रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, एल्वियोली, ये किस में आता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। सो यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पूछा गया है, एक्सेप्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, एक्सेप्ट यानी कि जो नहीं है यूआरटी में, ठीक है। ऑप्शंस है नेयर्स, एल्वियोली, लैरिक्स एंड फेरिक्स। तो अभी मैंने आपको बता दिया अपर में क्या क्या आता है। नेयर्स, ये रहे नेयर्स, नोस्ट्रिल्स हैं जो आपके, ठीक है। उसके बाद ये रहा आपका फेरिक्स, ये रहा आपका लैरिक्स, ठीक है। नीचे यहाँ से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है आपका ट्रैकिया से। ऑलराइट, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एल्वियोली। क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मुलेठी इज, ठीक है। मुलेठी का नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं जो कि एक साइंटिफिक नेम्स लग रहे हैं, तो इसका मतलब मुलेठी का आपको साइंटिफिक नेम पूछा गया है। सो मुलेठी आप सबने कॉमनली सुना होगा, ठीक है। जब भी किसी का गला खराब हो, खराश हो रखी हो, तो आप खांसी हो रखी हो किसी को, तो हम देसी इलाज जो होता है घर में, अगर मुलेठी हो तो वो यूज़ करते हैं। तो मुलेठी को हम यूजुअली वैसे इंग्लिश में लिक्वराइज भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो टेस्ट होता है, दिस इज स्वीट इन टेस्ट, ओके। तो इसका हमसे साइंटिफिक नेम पूछा गया है। साइंटिफिक नेम इसका क्या होगा, ग्लाइसिराइजा एक्टिनेट, ग्लाइसिराइजा लैपिडोटा, ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा और ग्लाइसिराइजा यूरालेंसिस। सो इसका जो आंसर होगा, इट इज ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा। क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट कॉजेज एन अस्थमा अटैक। अस्थमा अटैक किसकी वजह से होता है। ऑप्शंस हैं आपके एलर्जन, स्मोक, इरिटेंट्स और ऑल ऑफ द अबव। सो सबसे पहले हम एक बार आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अस्थमा, ठीक है। तो अस्थमा एक मैं ब्रीफ में छोटा सा बता देती हूँ कि इसमें होता क्या है। बेसिकली अस्थमा के अंदर क्या होता है, देखो देयर इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। आप ढंग से सांस नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि आपका जो ये ब्रोंक है, जो भी मैंने पीछे बताया था ना, ये यहाँ से जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यहाँ से मान लो ये ट्रैकिया स्टार्ट हो गई आपके, ठीक है। ये ट्रैकिया स्टार्ट हो गए और यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये डिवाइड हो गया आपका ब्रोंक्यूल्स में। तो ये क्या होता है, ये जो आपका पैसेज है, ये क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। क्यों हो जाता है नैरो, क्योंकि इसमें क्या हो जाती है, इसमें जैसे ही सपोज हर किसी को पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी हो सकती है, किसी को डस्ट से हो सकती है, किसी को पॉलन ग्रेन से हो सकती है, किसी को धुएं स्मोक से हो सकती है। हर किसी के लिए एक अलग एक वो होगा, ठीक है, सेंसिटाइजिंग एजेंट। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही वो एक्सटर्नल स्टिमुली आता है, ब्रीथ करते हो, कुछ एक्सटर्नल फॉरेन चीज़ आई, तो क्या होता है, आपके जो मास्ट सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, उनसे आपके कुछ सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, जैसे कि हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है। ये जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे ही रिलीज होते हैं, ये क्या कॉज करते हैं, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि जो ये ल्यूमन था, सपोज ये ल्यूमन है आपका, ठीक है, पहले इतना बड़ा था। अब इसके बाद जैसे ही ये आपको किसी चीज़ से स्टिमुली से वो एलर्जी हुई, जैसे ही वो आपको प्रॉब्लम हुई, तो क्या हुआ, मास्ट सेल जैसे ही रप्चर हुआ, ये सब्सटेंसेस रिलीज हुआ, वो क्या होगा, ल्यूमन एकदम नैरो। तो आप देख सकते हो, अगर ल्यूमन नैरो होगा तो आप ढंग से ब्रीथ नहीं कर पाओगे, कम अमाउंट में आपकी ऑक्सीजन अंदर जा पाएगी, तो आपको बहुत डीप ब्रीथ करना होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द अस्थमा अटैक। तो यहाँ पे किसकी वजह से हो सकता है, एलर्जेंस की वजह से हो सकता है, स्मोक की वजह से हो सकता है, इरिटेंट्स या ऑल ऑफ द अबव। सो ये किसी की भी वजह से हो सकता है, इन तीनों में से। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच इज ए नेचुरल ब्रोंकोडायलेटर। सो देखो ब्रोंकोडायलेटर में जो आपकी ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करे, यानी कि ल्यूमन को क्या करे, थोड़ा डायलेट करे। पहले ल्यूमन मैंने पीछे बताया आपको क्या था, कॉन्स्ट्रिक्टिव, अब आपका ल्यूमन क्या हो गया, डायलेट हो गया। सो दिस इज ब्रोंकोडायलेटर की एयर जो है वो इजीली आपका पैसेज हो पाए, पास हो पाए, इजीली आप सांस ले पाओ, उसके लिए हम देते हैं। तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन किसमें होती है, अस्थमा में होती है, तो इसलिए हम उसके लिए जो ड्रग्स देते हैं दे आर ब्रोंकोडायलेटर, जो ल्यूमन को डायलेट कर दें। ठीक है, सो इसमें पूछा हुआ है नेचुरल ब्रोंकोडायलेटर। ऑप्शन है आपके थियोफाइलिन, प्रेडनिसोलोन, ब्यूडेसिनॉइड और इप्राट्रोपियम। सो देखो यहाँ पे जो है आपके जो ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ। 3 कैटेगरीज आती हैं इसके अंदर। जब आप एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स पढ़ोगे तो उसके अंदर ब्रोंकोडायलेटर्स में 3 चीज़ें आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं हमारी, बीटा टू सिम्पैथोमाइमेटिक्स, ओके। नंबर 2 क्या हो गया आपका, ज़ैंथीन डेरिवेटिव्स, और यू कैन से मिथाइल ज़ैंथीन्स। एंड आपका थर्ड आता है इसके अंदर एंटीकोलिनर्जिक्स। ठीक है, बेसिकली M3 एंटागोनिस्ट, M3 रिसेप्टर होता है ना उसमें, तो M3 एंटागोनिस्ट होते हैं बेसिकली ये ड्रग आपके। ठीक है, तो ये जो तीनों कैटेगरीज, इन तीनों में जो ड्रग्स आते हैं वो हैं आपके ब्रोंकोडायलेटर्स। अब हमसे पूछे नेचुरल ब्रोंकोडायलेटर कौन सा होगा, तो ये सारे तो सिंथेटिक होते हैं, बीटा 2 और एंटीकोलिनर्जिक जो है। मिथाइल ज़ैंथीन्स के अंदर जो आपका ये थियोफाइलिन है, इट इज अ नेचुरल ब्रोंकोडायलेटर बिकॉज इट इज फाउंड इन द कैफीन। कॉफी के अंदर आपको ये थियोफाइलिन देखने को मिल जाएगा। सो इसका भी फंक्शन क्या होता है, इट डायलेट्स द ब्रोंक्यूल्स एंड इट एक्ट एज अ ब्रोंकोडायलेटर। क्लियर, सो आपका आंसर होगा थियोफाइलिन। Okay, I hope this is clear to you. Now let's move on to the next question. Drugs that remove sputum from the respiratory tract are known as। ऐसे ड्रग्स जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक से स्पूटम क्या होता है, जब भी देखो आपको खांसी होती है तो 2 तरह की खांसी होती है, या तो होती है ड्राई कफ, सूखी खांसी जिसको हम बोलते हैं, या फिर वेट कफ, यानी कि जब आपके गले में कुछ अटका हो उस टाइप की जो खांसी होती है। तो उस टाइप की खांसी में जो वेट कफ होती है उसमें सिक्रेशंस होते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्पूटम। एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जिसको हम स्पूटम बोलते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए जो ड्रग्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एमेटिक्स बोलते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स बोलते हैं, एंटीडोट्स बोलते हैं, नन ऑफ द अबव बोलते हैं। तो देखो एमेटिक्स होते हैं जो वॉमिटिंग कॉज करते हैं। ठीक है, एंटीडोट्स होते हैं किसी चीज़ की पॉइजनिंग हो गई उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, एंटागोनाइज करने के लिए उसके इफेक्ट को, उनको एंटीडोट बोलते हैं। सो हमारा आंसर क्या होगा, एक्सपेक्टोरेंट्स। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट्स मीन एक्सपेल कर रहे हैं एक तरह से। सो एक्सपेक्टोरेंट्स आर द ड्रग दैट रिमूव द स्पूटम फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटेशियम आयोडाइड इज यूज्ड एज। पोटेशियम आयोडाइड जो होता है उसको मतलब किस पर्पस के लिए यूज होता है। ऑप्शन है आपके एज अ सोर्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, ओके। सेकेंड ऑप्शन है आपका एज एन एक्सपेक्टोरेंट, एंड थर्ड ऑप्शन है एज एन इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। सो देखो पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। सो पहला ऑप्शन दे रखा है आपको एज अ सोर्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। जी हाँ, हम एज अ सोर्स ऑफ आयोडीन दे सकते हैं इसको क्योंकि इसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर के तौर पे भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी होगी तो यस पोटेशियम है इसके अंदर, ओके। अब एज एन एक्सपेक्टोरेंट में जो पीछे हमने पढ़ा था कि आपको अगर स्पूटम है, वेट कफ है, तो उसको एक्सपेल बाहर निकालने के लिए ये काम करेगा। तो यस, जो पोटेशियम आयोडाइड होता है उसका ये भी एक यूज होता है कि इट इज यूज्ड एज एन एक्सपेक्टोरेंट इन ए वेट कफ। क्लियर। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्लियर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच ड्रग डीपॉलीमराइजेस म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स ऑफ म्यूकस। सो अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया जो म्यूकस होता है वो एक स्टिकी सब्सटेंस होता है ना। तो स्टिकी सब्सटेंस जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, चेन होती है बेसिकली, मतलब स्टिकीनेस जो होती है, पॉलीमर्स प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल पॉलीमर्स। तो उसको जिससे कि वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से इजीली बाहर आ जाए, ठीक है। वो विस्कस होता है, इजीली आएगा नहीं, गले में अटका रहता है, करते रहते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो ढंग से बाहर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो काफ़ी विस्कस होता है। तो हम ऐसे ड्रग्स देते हैं जो उसको ब्रेक डाउन कर दे, यानी कि उसको डीपॉलीमराइज कर दे और वो इजीली बाहर आ जाए, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ड्रग है जो उसको डीपॉलीमराइज करेगा? ऑप्शन है आपके गुआफेंसिन, नोस्कापिन, ब्रोमहेक्सिन और डाइफेनहाइड्रामिन, ठीक है।
सो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? आपका आंसर हो जाएगा ब्रोमहेक्सिन। क्लियर? बाकी जो अदर्स हैं वो यूज किए जाते हैं बेसिकली आपके ड्राई कफ के अंदर। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच ड्रग डिक्रीजेज, जो आपका ब्रोमहेक्सिन है ये कहाँ से, आपका जो वसा का प्लांट होता है उसी वसा का जो एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, उसी के थ्रू ये हमारा ड्राई किया जाता है। ब्रोमहेक्सिन के अंदर वही कंटेंट प्रेजेंट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, which drug decreases the viscosity of mucus by splitting the disulfide SS bond of mucoproteins। अब देखो काम ये भी वही कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है कि विस्कोसिटी कम कर रहा है, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर एक्शन बता दिया कि डाइसल्फाइड जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं म्यूकोप्रोटीन्स के अंदर उनको ब्रेक करके उसको वो कर रहा है, विस्कोसिटी कम कर रहा है। तो वो कौन सा ड्रग होगा? तो वो ड्रग होगा आपका ब्रोमहेक्सिन, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड या फिर एसिटाइल सिस्टीन। तो आपका आंसर कौन सा होगा जो डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करके उसकी विस्कोसिटी कम करता है? द आंसर इज एसिटाइल सिस्टीन। ओके, क्लियर? सो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ड्रग इनहिबिट फॉस्फोडाइस्टेज एंजाइम? इनमें से कौन सा ड्रग है जो फॉस्फोडाइस्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है? ऑप्शन है आपके थियोफाइलिन, जिसको मिथाइलजैंथिन भी कहते हैं, साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटामलिन और इप्राट्रोपियम। तो देखो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ फॉस्फोडाइस्टेज क्या होता है एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसका क्या बेसिकली यूज होता है या डिसयूज होता है, ठीक है। तो देखो हमारा क्या होता है यहाँ पे, मैंने अभी पीछे आपको बताया कि अस्थमा के अंदर हम क्या देते हैं, ब्रोंको डायलेटर्स देते हैं, क्योंकि अस्थमा के अंदर क्या होती है आपकी ब्रोंकियोल्स का ल्यूमन कम हो जाता है, इजीली ब्रीद इन ब्रीद आउट नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो उसके लिए हमें ब्रोंको डायलेटर्स ड्रग देने पड़ते हैं जो ब्रोंकियोल्स को डायलेट करें। अब देखो होता क्या है कि एक होता है, आपने पढ़ा होगा कैम्प, साइक्लिक एएमपी, ठीक है। तो जैसे ही अब साइक्लिक एएमपी क्या होता है, साइक्लिक एएमपी का मतलब होता है इंक्रीज इन साइक्लिक एएमपी विल लीड टू रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, यानी कि क्या कॉज करवाएगा, ब्रोंको डायलेशन, ब्रोंको डायलेशन, ठीक है। लेकिन ये जो आपका एंजाइम है फॉस्फोडाइस्टेज एंजाइम, फॉस्फोडाइस्टेज एंजाइम क्या होता है, कैंप पे एक्ट करता है, फॉस्फोडाइस्टेज एंजाइम कैंप पे एक्ट करता है, इसको क्या कर देता है, मेटाबोलाइज, इसको मेटाबोलाइज कर देता है, मतलब कैंप जो बना है वो नहीं रहेगा, वो मेटाबोलाइज हो गया। किसने मेटाबोलाइज कर दिया, फॉस्फोडाइस्टेज एंजाइम ने, यानी कि वो ब्रोंको डायलेशन नहीं होने देता। कौन, फॉस्फोडाइस्टेज एंजाइम। इसीलिए हमको क्या देने पड़ते हैं, कैंप फॉस्फोडाइस्टेज इनहिबिटर्स देने पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि जिससे कि वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर दे और कैंप जो है वो डिग्रेड ना हो या मेटाबोलाइज ना हो, ठीक है। सो फॉस्फोडाइस्टेज एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं हमारे सभी मिथाइलजैंथीन्स, ठीक है, जिसके अंदर आता है हमारा थियोफाइलिन। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थियोफाइलिन। क्लियर? चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड टू हीमोग्लोबिन टू गिव 100% सैचुरेशन। तो इसमें बोला हुआ है कि भाई कितने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के एक हीमोग्लोबिन से बाइंड करते हैं, ठीक है। सो एक हीमोग्लोबिन से जो बाइंड करते हैं वो आपके होते हैं 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड टू 1 हीमोग्लोबिन, ठीक है, 2 3 4 कंप्लीट सैचुरेशन हो गया अब इस हीमोग्लोबिन की, ठीक है। सो आपका जो ब्लड होता है, जो हम बोलते हैं ब्लड के थ्रू आपका एक्सचेंज होता है गैसेस का, तो कैसे होता है, ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, और एक हीमोग्लोबिन पे कितने कैरी करता है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। क्लियर? सो आंसर हो गया आपका 4। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कफ इज द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ, कफ जो है कौन से ड्रग का साइड इफेक्ट है, ठीक है। तो देखो हमें पता है सभी ड्रग्स का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। आप कोई भी ड्रग लेते हो उसका यूज तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कोई अदर साइड इफेक्ट भी होता है। तो ऐसे ही कुछ ड्रग हैं जिनका साइड इफेक्ट क्या होता है, कफ होता है। तो इनमें से कौन सा वो ड्रग है, ऑप्शन है आपके वल्सार्टन, कोडीन, कैप्टोप्रिल और एनालकेरन। सो देखो इसके अंदर जो आपका आंसर हो जाएगा, जितने भी हमारे एस इनहिबिटर्स हैं, ठीक है, एस इनहिबिटर्स हैं, एस इनहिबिटर्स के पीछे क्या होता है, प्रिल, ठीक है, लिसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल, ठीक है, ये सारे जो होते हैं एस इनहिबिटर्स होते हैं और इनका जो साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है, ये कफ कॉज करते हैं, ठीक है। सो आपका आंसर हो जाएगा कैप्टोप्रिल। ऑलराइट, सो नाउ अब देखो इसके अलावा भी जो कफ साइड इफेक्ट होता है वो आपके कुछ वो होते हैं, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, प्रोटोन पंप इनहिबिटर जो आते हैं, रेबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ये भी कुछ हद तक आपके कफ कॉज करते हैं एज अ साइड इफेक्ट, ठीक है। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंड्यूस्ड इन एलर्जिक रिएक्शन,
एलर्जिक रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होता है? ऑप्शंस हैं आपके IgE, IgM, IgG, IgA। तो देखो ये सभी क्या है? एंटीबॉडीज। ये सभी क्या है? एंटीबॉडीज। ठीक है, अब इनमें से पूछा गया कि जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन होगी तो उसके अंदर इनमें से कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है? तो जब भी एलर्जिक कंडीशन होती है, आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है और जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट हो गई उस एलर्जन के अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट। सो कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं उस केस में? एंटीबॉडी IgE। क्लियर? इसीलिए जब आप पढ़ोगे एंटी अस्थमैटिक ड्रग, एंटी अस्थमैटिक ड्रग के अंदर कुछ ड्रग्स ऐसे भी हैं जैसे कि ऑक्जेलिजुमाब। ठीक है, ये क्या है? एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीबॉडी। ठीक है, ये खुद एक एंटीबॉडी है जो कि इस एंटीबॉडी को किल करेगी जो प्रोड्यूस हो गई है हमारे किसी एलर्जन की वजह से हमारी बॉडी में। क्योंकि जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी वजह से क्या आती है? आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इन्फ्लामेशन एंड अदर आप देखोगे। ठीक है, सो इसीलिए हम क्या करेंगे? उस एंटीबॉडी को ही किल कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ड्रग। क्लियर? चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड इज प्रेजेंट इन कफ सिरप? तो देखो कफ सिरप के अंदर कौन सा एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है? का आंसर होगा, सॉरी इसका आंसर आपका जो होगा दैट इज कोडीन। ठीक है, कफ सिरप के अंदर आपका एल्कलॉइड कौन सा प्रेजेंट होता है? ओपियम एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं और ओपियम से आपका डिराइव्ड होता है कोडीन। सो इसका आंसर होगा आपका कोडीन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑपियोइड सप्रेसेस कफ सेंटर फॉर 6 आवर्स? कौन सा ऑपियोइड है जो 6 घंटे के लिए आपको, अगर आपको खांसी हो रही है, वो कफ सिरप ले लोगे जिसके अंदर वो ऑपियोइड होगा तो उसकी वजह से आप 6 घंटे तक के लिए आपकी खांसी सप्रेस हो जाएगी, तो वो है आपका कोडीन। ओके, राइट आंसर इज कोडीन। नाउ लेट्स, अब देखो नोज का पिन क्या है यहाँ पे? देखो इथाइल मॉर्फिन भी क्या है? मॉर्फिन का। कोडीन क्या होता है बेसिकली? कोडीन क्या होता है? इट इज ए मिथाइल मॉर्फिन। इट इज ए मिथाइल मॉर्फिन। ठीक है, मॉर्फिन का अगर मिथाइलेशन हो जाए, जो उसका OH ग्रुप होता है द फिनॉल, तो O का जो होता है वो मिथाइलेशन हो जाए, OCH3 हो जाता है, ग्रुप एड ऑन हो जाता है। तो दिस इज नोन एज मिथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, जो कि कोडीन होता है। और फिर होता है इथाइल मॉर्फिन, मीन्स इथाइल ग्रुप ऐड हो गया, वो भी एज एन एंटीटसिव यूज किया जाता है। फिर आपका नोज का पिन। अब देखो ये दोनों क्या है? नार्कोटिक्स हैं। ठीक है, हैबिट फॉर्मिंग इनका अंदर कैपेबिलिटी है, लेकिन नोज का पिन जो है वो उसके अंदर नार्कोटिक एबिलिटी नहीं होती। इट इज नॉन नार्कोटिक ड्रग। ठीक है, विच इज यूज्ड इन टू सप्रेस द कफ, तो इट इज नोज का पिन। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोडक्टिव कफ? ठीक है, तो प्रोडक्टिव कफ उसी को कहा गया, यानी कि वेट कफ कह दो या प्रोडक्टिव कफ कह लो, यानी कि जिसके अंदर आपके सिक्रीशंस होती हैं, स्पूटम प्रेजेंट होता है। तो इनमें से कौन सा होगा? तो देखो डेक्स्ट्रोमेथार्फोन, इट इज एन एंटीटसिव यूज होते हैं आपके ड्राई कफ के अंदर। फॉलकोडिन, कोडीन का वो है, तो इट इज ऑल्सो यूज इन द ड्राई कफ। नोज का पेन भी नॉन नार्कोटिक है, जो कि ड्राई कफ में यूज होता है एज एन नॉन एंटीटसिव। बचा क्या? ब्रोमहेक्सिन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमहेक्सिन। पीछे पढ़ा था, ब्रोमहेक्सिन क्या करता है? आपके डीपॉलीमराइजेशन करता है आपके म्यूकस का। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कफ इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? ऑप्शन ए है, कफ मस्ट ऑलवेज बी ट्रीटेड विद एन एंटीटसिव रिगार्डलेस ऑफ इट्स कॉज। ओके, नेक्स्ट है, कोडीन इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोडक्टिव कफ। थर्ड है, पेंटॉक्सीवेरिन इज स्पेशली वेल सूटेड टू ट्रीट कफ इन इन्फेंट्स। एंड द फोर्थ ऑप्शन है, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स कैन कॉज कफ। ठीक है, सो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर यानी कि एस इनहिबिटर्स की बात हो रही है, और हमने थोड़े पहले ही पढ़ा था कि एस इनहिबिटर्स क्या कॉज करते हैं? कफ कॉज करते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट डी तो सीधा सीधा करेक्ट हो गई। बाकी स्टेटमेंट अगर आप गौर से देखो तो दे आर नॉट करेक्ट। क्या हमेशा कफ को हम एंटीटसिव से ही ट्रीट करेंगे? नो। ठीक है, डिपेंड करेगा कि कफ किस हद तक है, प्रोडक्टिव है, नॉन प्रोडक्टिव है, ठीक है, क्या है, तो उस बेसिस पे हम ड्रग से ट्रीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बस पेशेंट आए उसको एंटीटसिव पकड़ा दिए, नो। ठीक है, और फिर है आपका कोडीन। कोडीन प्रोडक्टिव कफ के लिए नहीं, इट इज यूज्ड इन द ड्राई कफ। क्लियर? चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट एक्सेप्ट। अब देखो इसके अंदर सिलेक्टिव बीटा 2 बोला है। सिलेक्टिव मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसे ड्रग जो बीटा 2 रिसेप्टर पे काम करें, बीटा 2 एगोनिस्ट की काम करें, उनका बीटा 1 अल्फा रिसेप्टर उनसे कोई लेना देना ना हो। ठीक है, सिर्फ बीटा 2 पे काम करें, तो एक्सेप्ट बोला है। सभी हैं लेकिन एक नहीं है, तो साल्ब्यूटामोल,
टर्ब्यूटालिन, फॉर्मेट्रॉल और आइसोप्रेनालिन। तो देखो इसके अंदर से जो आपके साल्ब्यूटामोल है, टर्ब्यूटालिन है, फॉर्मेट्रॉल है, दे आर ऑल बीटा टू सिलेक्टिव, दे आर बीटा टू सिलेक्टिव। ठीक है, जो आपका आंसर नहीं है वो है आइसोप्रेनालिन, बिकॉज इट इज बीटा 1 एंड बीटा 2 दोनों रिसेप्टर्स पे काम करता है, एक्ट ऑन बीटा 1 एंड बीटा 2, सो इट इज नॉन सिलेक्टिव, it is non-selective beta 1 and beta 2 receptor agonist। क्लियर? ये मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसके अंदर से आप क्लिक कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ठीक है, कुछ आपको फंक्शन दे रखा है यहाँ पे कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं आपके बीटा 2 एगोनिस्ट के, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? स्मूथ मसल्स पे ऑफ द एयरवेज, ब्लड वेसल्स एंड सर्टेन ऑर्गन्स पे। ओके, इनका मेन पर्पस क्या होता है? रेस्पिरेटरी कंडीशन को मैनेज करना, अस्थमा, क्रॉनिक सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसको बोलते हैं। क्लियर? यहाँ पे भी इसके अंदर और डिटेल में गिवन है, आप आगे आप एमसीक्यूज देखोगे। देखो दो चीजें होती हैं जब आप बीटा 2 एगोनिस्ट पढ़ोगे एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स के अंदर, उसके अंदर भी वो फर्दर डिवाइड किया हुआ है बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स इनटू शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट एंड लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2, जिसको हम बोलते हैं साबाज एंड लाबाज। ठीक है, साबाज यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट में आता है आपका, यानी कि जैसे सपोज किसी पर्सन को, कोई अस्थमा का पेशेंट है, उसको अस्थमा अटैक आ गया, ठीक है, तो आप उसको जल्दी से आपको उसका ट्रीट करना है ना। ऐसा तो नहीं आप वेट करोगे, जो ऐसा ड्रग दोगे कि 6 घंटे बाद काम करेगा। आप उसको ऐसे ड्रग दोगे जो अभी सेकेंड्स मिनट्स में काम कर दे अपना लेते ही। ठीक है, तो उसके लिए हम देते हैं शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। उसके अंदर कौन कौन से आते हैं आपके? साल्ब्यूटामोल, लीवाब्यूट्रॉल एंड टर्ब्यूटालिन, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका साल्ब्यूटामोल, क्योंकि साल्ब्यूटामोल आपसे काफी क्वेश्चन भी बनता है, आपको पता होना चाहिए। इट इज अ शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है, इट इज ए शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, अस्थमा अटैक्स के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, यूज टू रेस्क्यू मेडिकेशन टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ के लिए ये यूज किए जाते हैं। फिर आता है आपका लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, इसके अंदर आपका आता है फॉर्मेट्रॉल, साल्मेट्रॉल एंड विलेंट्रॉल। मेनली आपको दो चीजों में डिफरेंस देखना है। साल्मेट्रॉल जो है इट इज इन लॉन्ग एक्टिंग एंड साल्ब्यूटामोल जो है इट इज इन द शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है, अब लॉन्ग एक्टिंग क्यों देते हैं? लॉन्ग एक्टिंग देते हैं हम थेरेपी के लिए, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, यानी कि एज ए प्रोफाइलेक्टिक मेजर के लिए, कि ना आए दूसरा अटैक, अस्थमैटिक अटैक। ठीक है, उसके लिए हम लॉन्ग एक्टिंग देते हैं फॉर द प्रोफाइलेक्सिस। ट्रीट करने के लिए हम शॉर्ट एक्टिंग देते हैं। ठीक है, आइसोप्रेनालिन जो पीछे पढ़ा था इट इज दोनों को एक्ट करेगा, बीटा 1 को भी एंड बीटा 2 को भी, दोनों पे काम करता है। आई होप दिस इज क्लियर, समझ आया होगा आपको। ठीक है, और देखो यहाँ पे एक टर्म दे रखी है MDI। MDI होता है मीटर डोज इनहेलर। मीटर डोज इनहेलर क्या होता है? देखो जब भी जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनका जो ड्रग्स होते हैं ट्रीट करने के लिए, दे आर बीटा 2 एगोनिस्ट। ठीक है, बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स बोल दो, एगोनिस्ट बोल दो। तो ये जो ड्रग्स होते हैं बेसिकली एज ए इनहेलर के फॉर्म में होते हैं। ये टैबलेट्स ओरली नहीं दिए जाते, या ना ही हमें बेसिकली IV दिए जाते हैं, मोस्टली ये दिए जाते हैं बाय द इनहेलर। तो इनके पंप प्रेजेंट होते हैं, आपने देखा होगा किसी अस्थमैटिक पेशेंट को वो पंप के थ्रू अपनी मेडिसिन लेते हैं, सो उसको हम बोलते हैं मीटर डोज इनहेलर्स। ठीक है, और एक नेबुलाइजर होता है। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज करेक्ट एक्सेप्ट। ये जो नीचे कॉम्बिनेशन दे रखा है इनमें सभी के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ उस ड्रग का मैच है, लेकिन एक ऑप्शन आपको बताना है जो करेक्ट नहीं है, एक्सेप्ट। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देन आंसर द क्वेश्चन। सो फर्स्ट है साल्ब्यूटामोल। साल्ब्यूटामोल क्या करता है? स्टिमुलेशन ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर कॉजिंग ब्रोंकोडायलेशन। ओके। ऑप्शन 2 है सोडियम क्रोमोग्लिकेट मास सेल स्टेबलाइजेशन। ओके। नेक्स्ट है जेफिलुकास ल्यूकोट्राइन मॉड्यूलेटर्स। ऑप्शन डी है थियोफाइलिन नॉन सिलेक्टिव बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन कॉजिंग ब्रोंकोडायलेशन। तो देखिए साल्ब्यूटामोल जो है अभी पीछे कई क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है एंड ये ब्रोंकोडायलेशन कॉज करता है, इसलिए ये एस्थमेटिक पेशेंट्स के अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। यस, अब देखो मैंने आपको बताया था मास्ट सेल जो होते हैं उनसे सिक्रिएट होते हैं आपके कुछ इंटरमीडिएट केमिकल जैसे कि हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन, सेरोटोनिन, जो कि क्या करते हैं वेजो आपके ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कि मास्ट सेल रप्चर ना हो, ना ही उससे वो केमिकल्स रिलीज हो, उसके लिए हम ड्रग्स देते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर, जिसमें आता है आपका सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। ठीक है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है ल्यूकोट्राइन मॉड्यूलेटर्स। आंसर आपका जेफिलोकास्ट। ओके,
फिर है थियोफाइलिन, इट इज नॉन सेलेक्टिव बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन कॉजिंग ब्रोंको डायलेशन। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, मतलब एक तरह से गलत मैच है जिसका, तो आंसर आपका ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि थियोफाइलिन नॉन सेलेक्टिव बीटा 2 नहीं होता, बीटा 2 से इसका कोई लेना देना नहीं है। इट इज अ फॉस्फोडाइस्टेज इनहिबिटर, फॉस्फोडाइस्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है ये, ठीक है। उसको इनहिबिट करके ये कैम्प की जो है, कैम्प का अमाउंट इंक्रीज करता है एंड कैम्प क्या करता है, ब्रोंको डायलेशन कॉज करता है। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ सबको? ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट्स एसिटाइलकोलिन मीडिएटेड ब्रोंकोस्पाज्म। अब देखो, जो ब्रोंकोस्पाज्म यानी कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, ब्रोंकोस्पाज्म कर रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एसिटाइलकोलिन। हमने अभी एक और चीज पढ़ी थी कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को ट्रीट करने के लिए हम 3 चीजें देते हैं, यानी कि अस्थमा के पेशेंट में हम 3 चीजें देते हैं। कौन कौन सी? बीटा 2 सिंपैथोमाइमेटिक्स, दूसरा क्या देते हैं, मिथाइलजेंथिन्स, और तीसरा क्या देते हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक्स यानी कि एसिटाइलकोलिन के एंटागोनिस्ट देते हैं। तो इनमें हमें बेसिकली इनहिबिट एसिटाइलकोलिन मीडिएटेड ब्रोंकोस्पाज्म, तो एंटागोनिस्ट देना है एसिटाइलकोलिन का। तो कौन सा होगा? थियोफाइलिन होगा, एफेड्रिन होगा, इप्राट्रोपियम होगा, साल्मेट्रॉल होगा। तो एसिटाइलकोलिन एंटीकोलिनर्जिक में कौन सा आएगा हमारा? इप्राट्रोपियम, एट्रोपिन डेरिवेटिव, ठीक है। एट्रोपिन देख रहे हो ना, एट्रोपिन, ठीक है, एट्रोपियम। तो इप्राट्रोपियम इज एन एट्रोपिन डेरिवेटिव विच इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। All of the following statements about the use of glucocorticoids in asthma is true except, ये सभी स्टेटमेंट जो हैं वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के रिगार्ड में ठीक हैं एक्सेप्ट, ठीक है। तो क्या है, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं रिड्यूसेस द ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन एंड हाइपर एक्टिविटी टू स्टिमुली। ऑप्शन बी है हैव डिलेड ऑनसेट ऑफ एक्शन। ऑप्शन सी है गिव एज prophylactic medications used alone or combination with beta agonist. Okay. Option D है they are bronchodilators. Okay. So इसके अंदर आपको क्या बताना है, इसके अंदर आपको सही आंसर बताना है, ठीक है। सो देखो, ब्रोंकोडायलेटर्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या क्या थे, या तो बीटा 2 सिंपैथोमाइमेटिक्स आएंगे, या एंटीकोलिनर्जिक्स आएंगे, या मिथाइलजेंथिन्स होंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स उसके अंदर नहीं थे, ठीक है। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये सभी जो ऑप्शन होंगे इसमें से जो सही गलत होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से जो मैच नहीं करता वो होगा दे आर ब्रोंकोडायलेटर्स। क्लियर? उनका ऑनसेट ऑफ एक्शन डिले होता है, ठीक है। दूसरा, वो उनको हम कॉम्बिनेशन के अंदर यूज करते हैं, दे आर यूज्ड फॉर द प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। ट्रीट के लिए, प्रोफाइलैक्टिक के लिए यूज करते हैं, फॉर द प्रिवेंशन के लिए दिए जाते हैं। और वो ब्रोंकियल जो इन्फ्लेमेशन हुई है, क्योंकि जो मीडिएटर्स रिलीज होते हैं हिस्टामिन ल्यूकोट्राइन की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो रखा है ब्रोंकियल्स का, वो क्या हो जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्लियर? नेक्स्ट है आपका सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट। सो सिस्टेमिक कॉर्टिकॉइड्स मींस बेसिकली आईवी रूट से जो आप कॉर्टिकॉइड्स दोगे आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट, ठीक है। अब देखो, हम किसी को सिस्टेमिक तब देते हैं जब भी कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो। नॉर्मल अगर है तो हम उसको ओरली ही ट्रीट करते हैं। सिस्टेमिक ट्रीटमेंट किसी सीवियर कंडीशन में होती है तो आपको ऑप्शन पूछा गया है एक्सेप्ट माइल्ड एपिसोडिक अस्थमा, सीवियर क्रॉनिक अस्थमा, स्टेटस अस्थमैटिकस, टू प्रिवेंट नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो देखो, इनमें से जितने भी सीवियर है ये भी क्रॉनिक अस्थमा है, ठीक है। स्टेटस अस्थमैटिक भी सीवियर अस्थमा होता है हमारा, टू प्रिवेंट नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो इसके अंदर क्या होगा, देखो हम सिस्टेमिक जब नॉर्मल कंडीशन तो नहीं देंगे, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, माइल्ड एपिसोडिक अस्थमा। जब हल्का सा कोई एपिसोडिक अस्थमा हुआ है तो हम उसके अंदर सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं प्रेफर करेंगे। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। All of the following statements about histamine are true except। जो आपका हिस्टामिन ड्रग है हमारा, हिस्टामिन बेसिकली एक एंडोजीनियस सब्सटेंस है हमारा, ठीक है। एंडोजीनियस सब्सटेंस जो मैंने आपको बताया कहाँ से सिक्रीट होता है, फ्रॉम द मास्ट सेल्स। मास्ट सेल से सिक्रीट होता है आपका हिस्टामिन, ठीक है। सो सभी स्टेटमेंट ट्रू हैं एक्सेप्ट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, कॉजेज डायलेशन ऑफ कैपिलरीज, कॉजेज कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल। तो देखो, ये तो हम अभी पीछे से पढ़ते ही आ रहे हैं कि हिस्टामिन जो होता है वो क्या होता है, मास्ट सेल से रिलीज होता है और कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ठीक है, ये तो ठीक है। फिर है इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। तो देखो,
हिस्टामिन जो होता है उसका ब्रोंक्योल्स पे तो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, लेकिन जो ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या करता है, ब्लड वेसल्स को ये क्या करता है, डायलेट, ब्लड वेसल्स को क्या करता है, डायलेट करता है। और ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन अगर डायलेट हो गया तो ब्लड जो है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम एक तरह से, ठीक है। सो ये ब्लड प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज नहीं करता है, डिक्रीजेज द ब्लड प्रेशर। जैसे ही आप ल्यूमेन को डायलेट करोगे तो प्रेशर, जिस प्रेशर से ब्लड आ रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इट डिक्रीजेज द ब्लड प्रेशर, नॉट इंक्रीज, ठीक है। और गैस्ट्रिक एसिड में यस, आपको पता है कि स्टमक के अंदर H2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। H2 रिसेप्टर्स क्या काम करते हैं, आपका गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को एनहांस करते हैं, ठीक है। डायलेशन ऑफ कैपिलरीज ट्रू। सो आपका जो रॉन्ग हो जाएगा दैट इज इंक्रीज ब्लड प्रेशर। क्लियर, क्लियर। सो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, विच ड्रग आर शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। इनके अंदर कौन सा ड्रग है जो कि शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है, यानी कि आपको साबा पूछा गया है, ठीक है। पीछे अभी आपको बताया था मैंने ड्रग्स, साल्ब्यूटामोल, प्रेडनिसोलोन, टर्ब्यूटालिन और ए एंड सी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। टर्ब्यूटालिन जो था दैट वाज लॉन्ग एक्टिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स। ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर, देखो ल्यूकोट्राइन अभी मैंने पीछे बताया था कहाँ से सिक्रीट होता है, मास्ट सेल से सिक्रीट होता है, ठीक है। हमें क्या बताना है, इनहिबिटर, यानी कि जो ल्यूकोट्राइन्स को इनहिबिट करें, ठीक है, ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर को इनहिबिट करें बेसिकली, ठीक है। तो अब देखो ल्यूकोट्राइन कैसे बनते हैं, देखो जो मास्ट सेल है ना आपका, हमें पता है मास्ट सेल से रिलीज होते हैं आपके ल्यूकोट्राइन्स, ये रहे आपके ल्यूकोट्राइन। बनते कैसे हैं ये, जो मास्ट सेल की मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स की, फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है आपके मेम्ब्रेन। अब फॉस्फोलिपिड से आपका क्या बनता है, फॉस्फोलिपिड से आपका बनता है एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोलाइपेज, ठीक है। फॉस्फोलाइपेज एक्ट करता है और आपको क्या बनता है, एराकिडोनिक एसिड। अब जो ये एराकिडोनिक एसिड बना है इससे आपके दो चीजें बनती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दो एंजाइम आते हैं, कॉक्स या फिर लॉक्स, ठीक है। एराकिडोनिक एसिड पे दो एंजाइम काम करते हैं, तो कॉक्स या फिर लॉक्स, ठीक है। अब देखो जो कॉक्स एंजाइम है अगर वो एक्ट करेगा तो क्या बनेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स या फिर थ्रोम्बोक्सिन्स बनेंगे। और अगर लॉक्स काम करेगा तो क्या बनेंगे, आपके ल्यूकोट्राइन्स बनेंगे। ऐसे बनते हैं आपके, ये सिंथेसिस होती है आपकी ल्यूकोट्राइन्स की, ओके। सो अब यहाँ पे क्या है, ल्यूकोट्राइन, अब जो हमने पीछे पढ़ा था ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ जिससे कि आपको पीछे का भी क्लियर हो जाए जो कुछ रह गया होगा। तो देखो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो दिए जाते हैं बेसिकली अस्थमा के, उसमें भी मतलब अस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए आपको दिए जाते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी। क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, सिंथेसिस को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। कैसे करते हैं, बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम फॉस्फोलाइपेज। इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं तो देखो ना एराकिडोनिक एसिड बनेगा और ना कॉक्स एंड लॉक्स एक्ट कर पाएंगे, ना ही ल्यूकोट्राइन बनेगा। ये मेन पर्पज होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का। एंड अल्टीमेटली ल्यूकोट्राइन नहीं बना तो क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन जो हो रखा है वो नहीं होगा। क्लियर। दूसरा है आपका, देखो या तो ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस इनहिबिट कर दो या फिर उसके जो रिसेप्टर है, जो उसका रिसेप्टर होता है जिस पे काम करता है ल्यूकोट्राइन, उसको इनहिबिट कर दो, उसको ब्लॉक कर दो। तो ये ड्रग जो उसके रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं वो क्या होते हैं आपके, दो ड्रग हैं, ज़ेफिरल्यूकास्ट, ज़ेफिरल्यूकास्ट एंड मोंटेल्यूकास्ट, मोंटेल्यूकास्ट। क्लियर। एक होता है जो इसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करता है ल्यूकोट्राइन। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाता आइडेंटिफाई द ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस इनहिबिटर, तो उसमें एक ड्रग आता है दैट इज ज़्यूल्यूटेन, ज़्यूल्यूटेन जो कि लॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करता है एंड इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ ल्यूकोट्राइन्स। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ज़ेफिरल्यूकास्ट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है या नहीं, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोडीन इज यूज्ड क्लिनिकली एज। जो कोडीन होती है उसको हम क्लिनिकली कैसे यूज करते हैं, एज एन एनाल्जेसिक, एज एन एंटीटर्सिव, एज एन एंटी डायरियल या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो जो कोडीन होता है, कोडीन यानी कि मिथाइल मॉर्फिन, ठीक है। अब मिथाइल मॉर्फिन इसका काम क्या होता है, देखो मॉर्फिन को हम किस में देते हैं, हम प्री ऑपरेटिव मेडिसिन देते हैं जिससे कि पेन रिलीफ, या पोस्ट ऑपरेटिव सॉरी,
जिससे कि जो पेन पेशेंट को हुआ है ऑपरेशन के थ्रू जो सूचरिंग है जिसकी वजह से जो आपको इंसिजन की वजह से जो पेन है वो पेन क्या हो जाए, कम हो जाए. सो इट हैज़ एन एनाल्जेसिक एक्टिविटी. कोडिन मॉर्फिन से तो बना है तो उसकी सिमिलरिटी तो होगी. तो यस इट एक्ट एज एन एनाल्जेसिक. नेक्स्ट एंटीटसिव, अभी पीछे ही तो पढ़ा था कफ सिरप्स के अंदर कोडिन प्रेजेंट होता है, इट एक्ट एज एन एंटीटसिव होता है. एंटी डायरियल, सो इसमें जो कोडिन या मॉर्फिन जो होता है इनका साइड इफेक्ट होता है कि ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं. दे कॉजेस कॉन्स्टिपेशन. इसलिए अगर किसी पेशेंट को डायरिया हो रखा हो और उसको हमने कोडिन दे दिया तो जी हाँ उसका डायरिया क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. सो दे एक्ट एज एन एंटी डायरियल ऑल्सो. सो आपका जो आंसर होगा दिस इज ऑल ऑफ द अब. क्लियर हुआ. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 28. एंटीटसिव्स एक्ट बाय. एंटीटसिव्स कैसे अपना एक्शन शो करते हैं? लिक्विफाइंग ब्रोंकियल सिक्रीशंस. ऑप्शन बी है रेजिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर. ऑप्शन सी है रिड्यूसिंग कफ इंड्यूसिंग इम्पल्सेस फ्रॉम द लंग्स. या बोथ बी एंड सी आर करेक्ट. ऑप्शन सी क्या, रिड्यूसिंग कफ इंड्यूसिंग इम्पल्सेस फ्रॉम द लंग्स. ओके. सो देखो ब्रोंकियल सिक्रीशन यानी कि स्पूटम वेट कफ. ठीक है, वेट कफ के अंदर एंटीटसिव्स का कोई लेना देना नहीं है. एंटीटसिव यूज किए जाते हैं बेसिकली ड्राई कफ के अंदर. तो अब बात करते हैं अपने आंसर के. आंसर हो गया आपका बी एंड सी. ठीक है, एंटीटसिव्स क्या होते हैं, जैसे देखो जब भी आपको खांसी होती है, ड्राई कफ होती है, तो उसका ब्रेन के अंदर जो होता है आपका मिडल ब्रेन के अंदर कौन सा रीजन होता है, बेसिकली वो आपका कफ सेंट उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक को कफ बेसिकली रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है. तो वहाँ पे क्या होता है, जो ये ड्रग्स होते हैं एंटीटसिव वो क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड बढ़ा देते हैं. यानी कि अगर आपको कफ इतने थ्रेशोल्ड पे आनी थी तो अब इतने पे ना के इतने पे आएगी. ठीक है, कफ का थ्रेशोल्ड बढ़ा देते हैं. नेक्स्ट है रिड्यूसिंग कफ इंड्यूसिंग इम्पल्स. जो आपकी इरिटेशन हो गई है थ्रोट में, ठीक है, जिसकी वजह से आपको बार बार आपको और कफ आई जा रही है, तो उसको भी क्या करते हैं, वो रिड्यूस हो जाती है. नर्व्स जो इम्पल्सेस हैं उनको सप्रेस कर देते हैं. ठीक है, सो आपका आंसर हो जाएगा बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन फॉर एंटीटसिव्स. क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 25. डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन इज एन. डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन जो है वो क्या है, इज एन एनाल्जेसिक्स, इज एन एंटीटसिव, एक्सपेक्टोरेंट या एंटीहिस्टामिन. तो देखो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन जो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि भाई जो कॉरेक्स कफ सिरप होती है वो कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, तो उसके अंदर जो कंपोजिशन था दैट इज डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन एंड वो यूज की जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ. तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन इज एन एंटीटसिव. क्लियर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. The following antitussive is present in opium but has no analgesics or addicting properties. अब यहाँ पे पूछा गया है कि ओपियम के अंदर ही प्रेजेंट होता है ये भी, लेकिन इसकी कोई ना तो एडिक्शन प्रॉपर्टीज होती है यानी कि नार्कोटिक नहीं होता है, ना ही एडिक्टिंग प्रॉपर्टीज होती. एनाल्जेसिक यानी कि पेन रिलीविंग एक्टिविटी भी नहीं होती. ऑप्शन है आपके नोस्कापिन, कोडीन, फॉलकोडिन, इथाइल मॉर्फिन. अब देखो ये तीनों जो है ये मॉर्फिन के डेरिवेटिव है, मिथाइल मॉर्फिन, इथाइल फॉलकोडिन और कोडीन. बचा क्या, नोस्कापिन. पीछे ही मैंने आपको बताया था कि नोस्कापिन जो होता है इट इज बेसिकली नॉन नार्कोटिक, नॉन हैबिट फॉर्मिंग. क्लियर. सो आपका आंसर क्या हो गया, नोस्कापिन. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31. द फॉलोइंग एंटी अस्थमा ड्रग्स इज नॉट अ ब्रोंकोडायलेटर. इनमें जो ये ड्रग्स हैं आपके कौन सा है जो कि ब्रोंकोडायलेटर नहीं है. सो आपके ऑप्शंस हैं इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड यानी कि एंटीकोलिनर्जिक. एंटीकोलिनर्जिक एट्रोपियम, एट्रोपिन आ गया ना, एट्रोपिन आपका एंटीकोलिनर्जिक में आता है, उसके डेरिवेटिव एंटीकोलिनर्जिक हो गए. नेक्स्ट है थियोफाइलिन यानी कि मिथाइलजेंथीन्स हो गए, ये हमारे मिथाइलजेंथीन्स. ओके. फॉर्मेट्रॉल क्या हो गया आपका, बीटा 2 एगोनिस्ट हो गया. एंड सोडियम क्रोमोग्लाइकेट ये क्या था आपका, मास्ट सेल स्टेबलाइजर. मास्ट सेल स्टेबलाइजर. सो आपसे पूछा नॉट अ ब्रोंकोडायलेटर. ब्रोंकोडायलेटर में 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, तो जो ब्रोंकोडायलेटर नहीं है वो क्या आपका सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, ये आपका होता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर. दिया जाता है अस्थमा के अंदर ही, लेकिन बीटा ब्रोंकोडायलेटर इसका एक्शन नहीं है. क्लियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द फास्टेस्ट एक्टिंग इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर. जो फास्ट एक्टिंग इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर कौन सा है. ऑप्शन है आपके इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, फॉर्मेट्रॉल, साल्ब्यूटामोल या फिर सालमेट्रॉल. सो फास्ट एक्टिंग बोतल है यानी कि शॉर्ट एक्टिंग के अंदर भी जो बिल्कुल सबसे फास्ट है. सो आपका आंसर होगा साल्ब्यूटामोल इज द फास्टेस्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर. क्लियर. नेक्स्ट आपका बीटा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट इज.
बीटा 2 सिलेक्टिव कौन सा ऑप्शन है? साल्ब्यूटामोल, प्रोपेनोलॉल, टीमोलॉल, एटिनोलॉल। तो अभी पीछे ही तो पढ़ा, ये तो प्रोपेनोलॉल, ये जो है बीटा ब्लॉकर्स हैं बेसिकली। हमें एगोनिस्ट पूछा गया है, वो भी बीटा 2। आंसर आपका साल्ब्यूटामोल। साल्ब्यूटामोल इज ए बीटा 2 एगोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ेफिल्यूकास्ट एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट ऑफ। ठीक है, अभी पीछे पढ़ा था, दो ड्रग्स थे, मोंटेल्यूकास्ट एंड ज़ेफिल्यूकास्ट, जो कि क्या किए जाते हैं? ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट होते हैं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ल्यूकोट्राइन। क्लियर? देखो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपका, अगर आपने मतलब थोड़ा भी टाइम दे दिया आप इसको, तो आप इजीली इसके क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। इतने हार्ड एंड फास्ट इसके क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, बहुत एक इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा चैप्टर है बेसिकली, सो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज इन एलर्जिक कफ इज। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो कि कफ के अंदर यूज किया जाता है, ऑप्शन है रोफेकॉक्सिब, थियोफाइलिन, लोजार्टन, मोंटेल्यूकास्ट। देखो एक ही क्वेश्चन को आप 10 तरह से बोल सकते हो। ठीक है, सिंपल से ये बोल सकते थे ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट कौन सा होगा। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा बड़ा करके बोल दिया कि ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज्ड इन एलर्जिक कफ। सो पता ही है हमें मोंटेल्यूकास्ट है ज़ेफिल्यूकास्ट। आंसर कौन सा है इसका? मोंटेल्यूकास्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फिन, कोडीन एंड थेबिन इज कंटेन्ड इन। तो ये किसके अंदर कंटेंट होते हैं? हमें पता है ये आर ओपियम एल्कोलॉइड्स, ओपियम के अंदर प्रेजेंट होंगे। आंसर क्या है आपका? ओपियम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है साल्ब्यूटामोल इज आ। साल्ब्यूटामोल क्या होता है? इट इज ए मास्ट सेल स्टेबलाइजर, इट इज ए ब्रोंकोडाइलेटर, इट इज ए इम्यूनोसप्रेसेंट, या इट इज एन एंटीटसिव। So salbutamol you all know used in the asthma and it is a beta 2 agonist, act as a bronchodilator. आंसर हो जाएगा आपका bronchodilator. Easy. Next question है which of the following drugs can precipitate bronchial asthma. So यहाँ पे ऐसे ड्रग पूछे गए हैं जो bronchial asthma कॉज कर सकते हैं। तो कौन से ड्रग्स होंगे? ऑप्शंस में आपके इंडोमिथासिन, कोडीन फॉस्फेट, रेबिप्राजोल, थियोफाइलिन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो देखो इंडोमिथासिन जो है वो आता है आपके नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एनसेड्स में। कोडीन फॉस्फेट आपका एंटीटसिव आ गया। ठीक है, तो कफ को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। रेबिप्राजोल आपका हो गया प्रोटोन पंप इनहिबिटर, प्रोटोन पंप इनहिबिटर हो गया आपका। थियोफाइलिन आपका मिथाइलजैंथिन, जो कि अगेन आपके अस्थमा में यूज किया जाता है। सो ऐसे ड्रग जो ब्रोंकियल अस्थमा कॉज कर सकते हैं वो कौन से होंगे आपके? इंडोमिथासिन एंड प्रोटोन पंप इनहिबिटर, यानी कि PNR। आंसर क्या होगा? ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। कि जो आपके एनसेड ड्रग है, आपका अगर एनसेड्स ड्रग ले रहे हो आप, तो चांसेस है कि उसके साथ साथ आपको अस्थमा हो जाए। ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा प्रेसिपिटेट कर सकता है अगर किसी को है, या फिर आपके प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, रेस्पिरेशन इज ब्रीदिंग इन फॉरेन बॉडी, एक्चुअल एक्सचेंज इन गैसेस, ब्रीदिंग इन फ्रेश एयर, या कोलैप्स ऑफ एल्वियोली। देखो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन सिर्फ इनटेक तो नहीं होता, या फिर एक्सहेल तो नहीं होता। ये क्या होता है? इनहेल भी करते हो और एक्सहेल भी करते हो, यानी कि गैसेस का क्या कर रहे हो? एक्सचेंज कर रहे हो। ऑक्सीजन ले रहे हो और CO2 छोड़ रहे हो। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इट इज द एक्चुअल एक्सचेंज इन द गैसेस। क्लियर? क्लियर और नॉट? ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स कैन कॉज कन्वर्जन्स एंड अरिथमिया। इनमें से कौन सा ड्रग है जो कि कन्वर्जन्स एंड अरिथमिया कॉज कर सकता है? सो देखो एंटी अस्थमा में हम कौन से, भाई अस्थमा के अंदर हम ये सारे यूज कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, प्रेडनिसोलोन आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, साल्मेट्रोल बीटा 2 एगोनिस्ट है, ज़ेफिल्यूका ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है, थियोफाइलिन आपका क्या है? आपका मिथाइलजैंथिन है। तो आंसर जो होगा इसका, वो आंसर होगा आपका साल्मेट्रोल। देखो हमें पता है जो बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं वो हार्ट पे भी प्रेजेंट होते हैं, और हार्ट पे उनका क्या काम होता है? हार्ट बीट इंक्रीज करना। ठीक है, ब्लड BP को इंक्रीज करना, ये सारे उसके एक साइड फंक्शंस होते हैं लंग के अलावा हम छोड़ के। ठीक है, तो इसीलिए ये जो ड्रग्स हैं उनका साइड इफेक्ट भी हो सकता है अदर, अगर हम कार्डिक उस पर देखें तो दे कैन कॉज कन्वर्जेंस एंड अरिथमिया आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोडीन डिफर्स इन स्ट्रक्चर फ्रॉम मॉर्फिन बाय। अब देखो मैंने ये तो आपको बताया था कि कोडीन क्या होता है? मॉर्फिन से अलग होता है। कैसे अलग होता है? मॉर्फिन के अंदर मिथाइलेशन हो जाती है।
अब यहाँ पे क्या मिथाइलेशन होती है, एन ग्रुप। देखो मॉर्फिन का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे ना तो उसके अंदर एक ग्रुप ऐसे भी प्रेजेंट होता है NCH3, एन प्रेजेंट होता है वहां पे। तो क्या उस ग्रुप की मिथाइलेशन होगी, या जो फिनॉल पे OH है उसका मिथाइलेशन होगा, या कोई एसिटाइल ग्रुप है उस पे होगा, या फिर उसमें इथाइल OC2H5 ऐड होगा। तो इथाइल तो होता नहीं है, कोडिन इज मिथाइल मॉर्फिन यानी कि मिथाइल ग्रुप होगा। तो या तो आंसर ए है या फिर आंसर क्या है, आंसर डी। तो आंसर क्या होगा आपका, फिनॉल ग्रुप में ऐड होता है मिथाइल ग्रुप, आंसर इज OCH3। ठीक है, OH हटा गए, यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, CH3। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following is a long-acting beta-2 agonist that can be given by nebulization and as well a dry powder inhaler for the treatment of COPD? देखो COPD क्या है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी कि जब आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें क्या हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आप ढंग से सांस ना ले पाओ। ठीक है, उसके अंदर ब्रोंकाइटिस आ सकता है, अस्थमा उसके अंदर आ सकता है, एम्फाइसेमा हो सकता है उसके अंदर, ये सभी COPD के अंदर आते हैं। सो आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा है जो कि लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट है, जो कि दिया जा सकता है एज ए नेबुलाइजेशन। सो ऑप्शन है आपके फॉर्मेट्रॉल, अल्ब्यूट्रॉल, पल्मिकॉर्ट या फ्लूटिकासोन। अब देखो इसके अंदर से है आपके जो पल्मिकॉर्ट है और फ्लूटिकासोन कौन है, ये क्या ये ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स हैं, ये आपके बीटा-2 एगोनिस्ट तो है नहीं। तो या तो आपका फॉर्मेट्रॉल होगा या अल्ब्यूट्रॉल होगा। अब उसके अंदर से अगर आपको याद हो कि लॉन्ग एक्टिंग कौन सा था, वो याद करना था ना आपको। सो लॉन्ग एक्टिंग होगा आपका फॉर्मेट्रॉल। अल्ब्यूट्रॉल साल्ब्यूटामोल का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो अल्ब्यूट्रॉल मीन्स साल्ब्यूटामोल एक तरह से। तो ये क्या था आपका शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग कौन सा हो गया, फॉर्मेट्रॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीटसिव। इनमें से कौन सा ड्रग है जो कि एंटीटसिव है, योहिम्बिन, ट्राइम्पैराजिन, थियोफाइलिन या फिर एल्ब्यूट्रॉल। तो एंटीटसिव यानी कि ड्राई कफ के अंदर एल्ब्यूट्रॉल तो नहीं यूज होता, ना थियोफाइलिन यूज होता है, योहिम्बिन आपका अल्फा-2 एगोनिस्ट है। आपका आंसर कौन सा हो गया, ट्राइम्पैराजिन इज एन एंटीटसिव। ट्राइम्पैराजिन जो है एंटीटसिव है, विच मीन्स इज अ मेडिकेशन टू सप्रेस और रिलीव द कफिंग। कैसे काम करता है, कफ रिफ्लेक्स को ब्रेन के अंदर हेल्प टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ कफिंग। योहिम्बिन एंटीटसिव नहीं है। ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। थियोफाइलिन जो है वो ब्रोंकोडायलेटर है, अस्थमा के अंदर यूज होता है। जो अल्ब्यूट्रॉल है ये भी ब्रोंकोडायलेटर है, जो कि COPD अस्थमा के अंदर दिया जाता है। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रोंकोडायलेटर। ये जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं इनमें से कौन सा ड्रग है जो ब्रोंकोडायलेटर नहीं है, बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट यानी कि बीटा सिंपैथोमाइमेटिक्स एक ही चीज है, एंटीकोलिनर्जिक्स ये भी ब्रोंकोडायलेटर है, एंटीहिस्टामिन्स या फिर मिथाइलजैंथिन। मिथाइलजैंथिन में ब्रोंकोडायलेटर्स हैं। तो कौन सा नहीं है, आंसर क्या हो गया आपका, एंटीहिस्टामिन्स। क्योंकि हिस्टामिन क्या होता है, हिस्टामिन क्या करता है, हिस्टामिन करता है आपका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, मास्ट सेल से रिलीज होता है ना, तो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो एंटीहिस्टामिन क्या करेंगे, एंटीहिस्टामिन क्या करेंगे, डायलेट करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ ब्रोंकोडायलेटर। एंटीहिस्टामिन्स आपके ब्रोंकोडायलेटर्स नहीं होते। ब्रोंकोडायलेटर्स आपके 3 होते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, एंटीकोलिनर्जिक्स एंड मिथाइलजैंथिन्स। 3 कैटेगरीज आती हैं ब्रोंकोडायलेटर्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटीहिस्टामिन। देखो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, एंटीहिस्टामिन जो है नॉट अ टाइप ऑफ ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर वो मेडिकेशंस होती हैं जो रिलैक्स और वाइडन करती हैं आपके ल्यूमेन को, आपके एयरवेज को, जिससे कि आप इजीली ब्रीद इन एंड ब्रीथ आउट कर पाओ, ब्रीथ कर सको। ठीक है, अब बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, एंटीकोलिनर्जिक एंड मिथाइलजैंथिन ये सभी क्या हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स, जो सभी आप पढ़ चुके हो किसमें, अस्थमा ट्रीट करने हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में। जबकि एंटीहिस्टामिन जो है ऑन द अदर हैंड आर प्राइमरी यूज्ड टू रिलीव एलर्जी सिम्टम। एलर्जी सिम्टम्स को रिलीव करेंगे, आपके जो आपको अस्थमा की वजह से जो इन्फ्लेमेशन और ये सारी चीजें हो रखी हैं उनको रिलीव करेंगे, आपके ब्रोंक्यूल्स को डायलेट नहीं करेंगे। क्लियर, जैसे कि आपको स्नीजिंग, इचिंग, ये सारी चीजें जो होंगी उनको रिलीव करेंगे, बट नॉट डायलेट द ब्रोंक्यूल्स। क्लियर,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड यू यूज इन द इमरजेंसी सिचुएशन विद द पेशेंट इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। ठीक है, एनाफाइलेक्टिक शॉक यानी कि सीवियर एलर्जी, है ना, मतलब एक तरह से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है ये। तो इसके अंदर आप कौन सा इमरजेंसी ड्रग, इमरजेंसी कंडीशन है ये, तो कौन सा ड्रग दोगे, एपिनेफ्रिन, एट्रोपिन, डाइफेनहाइड्रामिन या डॉक्साप्रोम। सो देखो ड्रग ऑफ चॉइस जो इसके अंदर होगा यानी कि लाइफ सेविंग ड्रग जिसको हम बोलते हैं एड्रेनालिन, जिसका नाम है एपिनेफ्रिन भी आप बोल सकते हो। सो उस कंडीशन में हम उसको देंगे एपिनेफ्रिन, और बेसिकली किस रूट से दिया जाता है, बाय IM रूट से दिया जाता है। एपिनेफ्रिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन द इमरजेंसी सिचुएशन विद द पेशेंट इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। ठीक है, इस एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है, इज सीवियर एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी रिएक्शन दैट कैन कॉज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, लो ब्लड प्रेशर एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। एपिनेफ्रिन कैसे काम करता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, एयरवेज को खोलता है, विच हेल्प्स टू रिवर्स द सिम्टम्स ऑफ एनाफाइलेक्सिस एंड इम्प्रूव द पेशेंट कंडीशन। ऑलराइट, और जो बाकी के ड्रग्स हैं उनको यूजुअली ट्रीटमेंट के लिए नहीं दिया जाता एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर। तो ये आपका दे रखा है अबाउट द एपिनेफ्रिन विच इज यूज्ड एज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन द एनाफाइलेक्टिक शॉक। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिवर्स ओपियोइड्स। कौन सा ड्रग है जो ओपियोइड्स अगर आपने ज़्यादा ले लिए उसके एक्शन को उल्टा करने के लिए, मतलब उनके एक्शन को अपोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो उसके अंदर यानी कि एज एन एंटीडोट भी दे सकते हैं ओपियोइड्स की। ऑप्शन आपके नेलोक्सोन, सूडोएफेड्रिन, एमिनोफाइलिन या टर्ब्यूटालिन। सो ओपियोइड का जो एंटागोनिस्ट होगा दैट इज नेलोक्सोन। ओके, नेक्स्ट नेलोक्सोन क्या है, इट इज यूज्ड टू रिवर्स द ओपियोइड्स। It is an opioid receptor antagonist that work by binding to the same receptor the opioids, blocking their effect and reversing the respiratory depression and sedation caused by opioids. Opioids क्या कॉज करते हैं, opioids में क्या आता है, कोडीन, मॉर्फिन, ये क्या करते हैं, देखो बोला जाता है कि 6 घंटे के लिए वो सप्रेस कर देता है कफ सेंटर। तो उसका काम क्या होता है, वो बेसिकली आपके जो आपका ब्रेन होता है उसकी एक्टिविटी डाउन कर देता है, आपको सेडेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से आपको वो रियलाइज नहीं होता। ठीक है, डिप्रेशन कॉज करता है। तो ऐसा अगर उसकी डोज आपने ज़्यादा ले ली तो आप नेलोक्सोन लोगे उसको रिवर्स करने के लिए। एंड बेसिकली इट इज यूज्ड इन द emergency सिचुएशन टू ट्रीट द ओवरडोज ऑफ ओपियोइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ ड्रग्स कॉज CNS स्टिमुलेशन एक्सेप्ट। इन सभी जो कैटेगरीज हैं ड्रग की, सभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको स्टिमुलेट करेंगी, ठीक है, एक्टिवेट करेंगी, लेकिन एक ऐसा है जो कि नहीं करता। सो ऑप्शंस हैं आपके मिथाइलजैंथीन्स एंड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स, मिथाइलजैंथीन्स, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स और एंटीहिस्टामिन। तो देखो मिथाइलजैंथीन हमने पढ़ा है अस्थमा के अंदर तो होता है जो ब्रोंकोडायलेटर होता है, लेकिन क्या ये CNS स्टिमुलेट भी करता है? तो आपको पता है कि मिथाइलजैंथीन्स कहाँ मिलते हैं, हमें कॉफ़ी में मिलते हैं, कैफीन में। और कॉफ़ी या कैफीन क्या होता है, आपको ब्रेन की स्टिमुलेशन कॉज करता है। ठीक है, आप एकदम जागरूक हो जाते हो जब आप लो फील करते हो, यू टेक कॉफ़ी टू एक्टिवेट। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, CNS को स्टिमुलेट करते हैं, ना कि डिप्रेस करते हैं। तो मिथाइलजैंथीन जिसमें है वो तो एक्सक्लूड हो गया पहले, क्योंकि CNS स्टिमुलेशन कॉज करते हैं। हमें एक्सेप्शन पूछा गया है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, तो ये तो स्टिमुलेंट ऑलरेडी है। आंसर क्या है आपका D, दैट इज एंटीहिस्टामिन। देखो जितने भी एंटीहिस्टामिन ड्रग हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें आता है आपका सिट्राजिन। ठीक है, ये जो ड्रग्स हैं ये आपको बेसिकली दिन के टाइम में लेना अवॉइड किया जाता है। एट द बेड टाइम के लिए आपको प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर कि टेक एट द बेड टाइम। क्यों? क्योंकि इनका जो एक्शन होता है वो क्या होता है, माइल्ड सेडेशन कॉज करते हैं ये एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स, इसलिए दे डू नॉट कॉज CNS स्टिमुलेशन, इंस्टेड दे कॉज CNS डिप्रेशन कॉज करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन अस्थमा ट्रीटमेंट। इनमें से कौन सा ड्रग है जो कि अस्थमा की ट्रीटमेंट के अंदर यूज किया जाता है? मिथाइलजैंथीन्स, M एंटीकोलिनर्जिक्स, बीटा-2 स्टिमुलेंट्स और ऑल ऑफ द अबव। अस्थमा की ट्रीटमेंट के अंदर यूज किया जाता है तो मिथाइलजैंथीन्स, M एंटीकोलिनर्जिक्स, बीटा-2 स्टिमुलेंट। यस, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। डन। ये हम पीछे से कई बार पढ़ चुके हैं कि अस्थमा के अंदर 3 कैटेगरीज यूज होती हैं, बीटा-2 स्टिमुलेंट्स, मिथाइलजैंथीन्स या फिर हमारे एंटीकोलिनर्जिक जो कि क्या काम करते हैं, बीटा-2 ब्रोंको डायलेटर, as they act as a bronchodilators. Clear? Next question है क्वेश्चन नंबर 49, the mechanism of methylxanthine action is। मिथाइलजैंथीन जो होते हैं जिसके अंदर कौन सा ड्रग आता है, थियोफाइलिन आता है,
उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इनहिबिशन ऑफ एंजाइम फॉस्फोडाइएस्ट्रेज या फिर बीटा 2 एड्रेनोरिसेप्टर स्टिमुलेंट, इनहिबिशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस या फिर इनहिबिशन ऑफ एम कॉलिनो रिसेप्टर्स। तो देखो मैंने आपको बताया था मिथाइलजैंथिन में जो थियोफाइलिन था वो क्या कर रहा था, दे इनहिबिट द फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम। फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम क्या करता था, जो साइक्लिक AMP है उसको क्या करता है, मेटाबोलाइज। अब अगर कैंप मेटाबोलाइज हो गया तो ब्रोंको कैंप क्या कॉज करता है, रिलैक्सेशन, मसल्स के रिलैक्सेशन यानी कि ब्रोंको डायलेशन कॉज करता है, और हमें ब्रोंको डायलेशन ही तो चाहिए अस्थमा में, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम जो इसको कम कर रहा है उसको इनहिबिट कर देंगे, और उसको कौन इनहिबिट करता है, मिथाइलजैंथिन्स। आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 50। टिक द ड्रग विच इज ए 5-lipoxygenase इनहिबिटर। 5-lipoxygenase यानी कि लॉक्स, ठीक है, लॉक्स के बारे में पूछा है, तो वो ड्रग चूज करो जो लॉक्स इनहिबिटर है। तो मैंने पीछे एक MCQ था जिसके अंदर मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया था कि कैसे कौन सा ड्रग एक्ट करता है। सो लॉक्स जो है आपका, मैंने आपको बताया था ना कि सेल मेम्ब्रेन है, सेल सपोज ये मास्ट सेल है, मास्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन है, फॉस्फोलिपिड से बनी है, फॉस्फोलिपिड से ये क्या कन्वर्ट होती है इनटू द एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड बाय विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम फॉस्फोडाइएस्ट्रेज, फॉस्फोलाइपेज की हेल्प से एराकिडोनिक एसिड में फिर इस पे दो एंजाइम्स एक्ट करते हैं, लॉक्स एंड कॉक्स। लॉक्स को आप बोलते हैं लाइपोऑक्सीजनेज, एंड ये एंजाइम एक्ट करके इसको बनाता है ल्यूकोट्राइन्स। क्लियर। तो इस एंजाइम को पूछा गया कि कौन सा ड्रग है जो इसको इनहिबिट करेगा। सो इसको जो इनहिबिट करता है वो ड्रग होता है आपका ज़ी-ल्यूटेन। क्लियर। इट इज ए लॉक्स इनहिबिटर, यानी कि ये क्या करता है, सिंथेसिस को इनहिबिट करता है ल्यूकोट्राइन्स की। ऑप्शन क्या हो गया आपका ज़ी-ल्यूटेन। अब देखो ऑप्शन में आपको ज़ेफिरल्यूकास्ट या मोंटेल्यूकास्ट नहीं दिया हुआ। सपोज 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सपोज बेक्लोमिटाजोन की जगह ज़ेफिरल्यूकास्ट दिया होता तो चांसेस थे कि आप कंफ्यूज हो जाओ और ज़ेफिरल्यूकास्ट टिक कर देते, क्योंकि वो भी आपने पढ़ा है कि ल्यूकोट्राइन का वो करता है, लेकिन दोनों में अंतर है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए। ज़ी-ल्यूटेन जो है, ज़ी-ल्यूटेन क्या करता है, इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस। ये सिंथेसिस को इनहिबिट करता है किसकी, ल्यूकोट्राइन की। जबकि जो ज़ेफिरल्यूकास्ट है, ज़ेफिरल्यूकास्ट या फिर मोंटेल्यूकास्ट जो है आपके, वो क्या करते हैं, दे एंटागोनाइज, दे एक्ट एज एंटागोनिस्ट एज ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर। क्लियर। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर पे काम करके एंटागोनिस्ट की तरह काम करते हैं। आई होप कि आपको डिफरेंस समझ आया होगा बिटवीन ज़ी-ल्यूटेन एंड ज़ेफिरल्यूकास्ट। क्लियर। दोनों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हमने 50 MCQs डिस्कस किए, और ये सभी MCQs काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं आपको फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फार्मासिस्ट एग्जाम। सो गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। ओके, सो टिल देन बाय।